हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। बच्चों, मैं अपने चैनल पे, जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करते हैं जिसमें ट्यूटोरियल वीडियोस होते हैं, एमसीक्यू रिलेटेड वीडियोस होते हैं। बट बहुत सारे बच्चों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं कि काफ़ी कुछ उनको समझ में आता है। बट अब से मैं इस तरह से सामने आके और आपको जितने भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और अच्छे से एक्सप्लेनेशन में हम समझेंगे कि किस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरह से आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का। तो सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे इस तरह से वन ऑन वन सेशन करके। आज के इस वीडियो में हम देखिए 10 बेस्ट एमसीक्यू लाए हैं फार्माकोलॉजी के। ये जितने भी एमसीक्यू हम आपसे डिस्कस करेंगे ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछे जा चुके हैं। वही सारे एमसीक्यू हम आपके लिए लेके आए हैं अपनी वीडियो में। तो एमसीक्यू को ध्यान से पढ़ें, उनकी जितनी भी आपको एक्सप्लेनेशन समझाई जाती है ना बच्चों, उसको अच्छे से आप देखा करें, अच्छे से समझा करें, क्योंकि बहुत बार एक्सप्लेनेशन से भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो इसी तरह से सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन को। ना देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, विच रिसेप्टर इज स्टिमुलेटेड बाय एड्रेनालिन टू कॉज ब्रोंकोडायलेशन। अब ब्रोंकोडायलेशन क्या होता है कि जो हमारी ब्रोंकल स्मूथ मसल होती है, जब वो डायलेट होती है, मतलब इन तरह के जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं और जो अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, सांस से रिलेटेड बीमारियां, उनमें क्या होता है, जो हमारी ब्रोंकल स्मूथ मसल है वो काफी कंस्ट्रिक्ट हो जाती है और जो ऑक्सीजन है वो ठीक से पास नहीं हो रही होती है, तो उनको सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। तो काफी सारे ब्रोंको डायलेटर जो है वो डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो पूछ रहे हैं कौन सा रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है बाय एड्रेनालिन ड्रग से, और जिसकी वजह से ब्रोंको डायलेशन होता है। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है। किससे? एड्रेनालिन से। देखिए, ये जो बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है ये एक तरह का जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है। तो हमने अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाला फार्माकोलॉजी का अगर आप हमारा लेक्चर पूरा देखेंगे तो उसमें हमने सारे रिसेप्टर्स के बारे में बताया कि कौन कौन से अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। तो उसी में से एक तरह का रिसेप्टर यानी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है बीटा ट्रू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। और ये कहाँ पर लोकेट होता है? तो जो हमारी ब्रोंकाल स्मूथ मसल होती है, एयर बेस पे हमारा लोकेट होता है ये वाला बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो ये जब एक्टिवेट होता है एगोनिस्ट जैसे एपिनेफ्रिन जैसी ड्रग, एपिनेफ्रिन जिसको एड्रेनालिन भी कहते हैं, तो जब ये एड्रेनालिन उस पे बाइंड होता है बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे, बाइंड होकर उसको स्टिमुलेट करता है, तो क्या होता है, एक्शन प्रोड्यूस होता है ब्रोंको डायलेशन। ब्रोंकाल स्मूथ मसल डायलेट हो जाती हैं और पर्सन को सांस लेने में काफी आराम मिलने लगता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे, देखिए, विच ड्रग इज अ कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन एट मस्कैरिनिक रिसेप्टर। अब देखिए, हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, उस पे अलग अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स जाके बाइंड करते हैं। अगर हम बात करें एसिटाइलकोलिन की, तो ये एक एक्साइटेटरी यानी एक्साइटेशन कॉज करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है। जब ये एसिटाइलकोलिन अपने मेन रिसेप्टर्स होते हैं इसके मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक, तो जब ये इन तरह के रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होता है तो एक्साइटेशन एक्शन कॉज करता है। बट कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं, आपसे पूछा क्या है, देखिए, कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट की तरह कौन एक्ट करता है एसिटाइलकोलिन के मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे? आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या करता है कि इस मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाता है और उस पे एसिटाइलकोलिन को बाइंड नहीं होने देता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन अगर पूरी देखें, एट्रोपिन ब्लॉक्स मस्कैरिनिक रिसेप्टर रिड्यूसिंग पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। तो जितनी भी एक्साइटेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज थी, जब एसिटाइलकोलिन मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा था, तो अब वो नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो ब्लॉक हो चुका है एट्रोपिन से। और जो भी एक्शन के लिए ड्रग को दिया जा रहा है एट्रोपिन जैसी ड्रग को, वो अपना एक्शन शो कर पाएगी। नाउ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, द एंटीडोट फॉर ओपियोइड ओवरडोज। ओपियोइड की अगर ओवरडोज हो जाती है किसी भी वजह से, चाहे वो एक्सीडेंटल ओवरडोज हो गई है, कोई मेडिसिन को ज्यादा डोज में ले लिया गया है, चाहे वो एडिक्शन के पर्पज से होती है, तो अगर इस तरह की चीज में ओपियोइड की ओवरडोज हो जाती है तो उसका सबसे बेस्ट एंटीडोट कौन सा होता है बच्चों? तो ऑप्शन आपको काफी सारे दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। आंसर है इसका ऑप्शन बी, नैलॉक्सॉन। इसके ऊपर बच्चों काफी सारे, ऑलमोस्ट सारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें इन तरह की जो एंटीडोट्स होते हैं उनमें ओपियोइड का एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका प्राइम एंटीडोट है
नैलोक्सोन। अब जैसे ओपियोइड की पॉइजनिंग होती क्यों है? तो देखिए ओपियोइड एनाल्जेसिक्स ऐसे एनाल्जेसिक्स होते हैं जो सीवियर पेन की कंडीशन में डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं और इसकी डोज को बहुत ही इसके डोज को जो भी दे रहा है डॉक्टर वो बहुत ही रेगुलरली मॉनिटर करते हैं, क्योंकि अगर इसकी ओवरडोज हो जाती है तो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। बट बहुत सारी जगह पे ना इनको इलीगली भी इस्तेमाल किया जाता है नशे वगैरह के लिए। तो आजकल काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इन पे आ गई हैं, बट कहीं से भी जो इस तरह के एडिक्टिव लोग होते हैं वो कहीं से भी इन तरह की चीज़ों को अवेलेबल करवा लेते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी ज़्यादा सीवियर इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कार्डियक अरेस्ट जैसी भी कंडीशन आ जाती है अगर इसकी प्रॉपर समय पे इसकी जाँच ना की गई, प्रॉपर समय पे इसको ट्रीट ना किया गया। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे बच्चों, देखिए व्हिच एंटीबायोटिक इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस? इसमें से कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होने देता है? तो टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी। पेनिसिलिन इनहिबिट करता है बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। अब सेल वॉल सिंथेसिस क्यों जरूरी होती है? क्योंकि देखिए बैक्टीरिया की अगर प्रॉपर शेप में उसको डेवलप होना है, प्रॉपर स्ट्रक्चर उसका बनना है, तो उसके लिए प्रॉपर सेल तो बननी ही चाहिए। अगर प्रॉपर सेल उसकी बन गई, प्रॉपर बैक्टीरिया बन गया, तो उसके बाद बैक्टीरिया डिवाइड होना शुरू करते हैं बॉडी में और जिसके कारण जो सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखे जाते हैं वो इसी के कारण देखे जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर बैक्टीरिया ग्रो हो गया है। तो इस तरह की कंडीशन ना हो, बैक्टीरिया प्रॉपर ग्रो ना हो, तो इसीलिए इन तरह की जो ड्रग्स होती हैं पेनिसिलिन वो बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, सेल वॉल को नहीं बनने देती। और कौन सा एंजाइम होता है देखिए जिस पे वो एक्ट करती है? तो पेनिसिलिन ब्लॉक करते हैं ट्रांसपेप्टिडेज को। ट्रांसपेप्टिडेज एक मेन एंजाइम है जिसकी वजह से बैक्टीरिया की सेल वॉल फॉर्म होती है। तो ये भी आपका एक अलग से क्वेश्चन बन गया। तो ये पेनिसिलिन जो है ये ट्रांसपेप्टिडेज को ब्लॉक करता है, जिससे कि पेप्टिडोग्लाइकन क्रॉस लिंकिंग ये नहीं होने देता है। पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस के लिए बैक्टीरियल सेल वॉल का एक मेन एजेंट है पेप्टिडोग्लाइकन, तो उसकी क्रॉस लिंकिंग नहीं हुई, तो जिसके कारण क्या हुआ, बैक्टीरियल सेल वॉल नहीं बनी और बैक्टीरिया प्रॉपर ग्रो नहीं हुआ और उसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो स्प्रेड हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये सारी ही चीजें करवाती है ड्रग पेनिसिलिन। नेक्स्ट पूछ रहे हैं देखिए आपसे, विच ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर? कौन सी ऐसी ड्रग है जिसको हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल किया जाता है और वो एक तरह की कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है? तो सबसे पहले देखिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्यों है और कैल्शियम ऐसा करता क्या है? तो आप अपनी फिगर में देख रहे हैं, जो एम्लोडिपिन के नीचे जो आप फिगर देख रहे हैं, तो कैल्शियम जब सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो कैल्शियम का काम होता है कंस्ट्रिक्शन करवाना यानी सिकोड़ना सेल को। ये कोई भी सेल, ये कहीं की भी सेल हो सकती है, जब इस तरह की जो मसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट होती हैं तो एयर जो प्रेशर लगता है किसी भी ब्लड को फ्लो होने में, किसी भी फ्लूइड को फ्लो होने में, वो ज़्यादा लगता है। अगर हम हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड को वैसे ही फ्लो होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है और अगर जो हमारी वस्कुलर मसल्स हैं वो और कंस्ट्रिक्ट हो गई, ब्लड वेसल और कंस्ट्रिक्ट हो गई तो और ज़्यादा परेशानी देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए इस तरह की जो ड्रग्स होती हैं, आंसर है इसका ऑप्शन बी अम्लोडिपिन, जो कि यूज की जाती है हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन में, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ये क्या करती है कि ये जो कैल्शियम चैनल होते हैं इनको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से कैल्शियम अब अंदर नहीं आ पा रहा है, सेल के अंदर नहीं आ पा रहा है और जो कंस्ट्रिक्शन हो रहा था वो नहीं हो रहा है। अब हमारी वस्कुलर स्मूथ मसल डायलेट हो गई है और ब्लड उनमें आसानी से फ्लो हो रहा है। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है बच्चों कि अम्लोडिपिन कौन सी कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है? तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इनहिबिट करती है एल टाइप कैल्शियम चैनल को, रिड्यूसिंग वस्कुलर रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों पूछ रहे हैं, विच ड्रग कॉज जिंजीवर हाइपरप्लेसिया? कौन सी ड्रग है जो कि इस तरह की जो कंडीशन है जिंजीवर हाइपरप्लेसिया वो कॉज करती है? तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे आप देख रहे हैं फेनिटोइन, डाइज़ेपाम, मेटफॉर्मिन एंड फ्यूरोसिमाइड का ऑप्शन दिया है आपको। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, फेनिटोइन ऐसी ड्रग है जो कि इस तरह की कंडीशन कॉज करती है। अगर आप अपने स्क्रीन पे देखें तो ये जो आप देख रहे हैं कि गम्स है ना वो एक्स्ट्रा ग्रो हुई हुई है, वो टीथ के थोड़ा ऊपर तक आई हुई हैं, तो इस तरह की कंडीशन होती है जिंजिवर हाइपरप्लेसिया जो कि फेनिटोइन की वजह से होती है। अब इसमें हुआ क्या, फेनिटोइन इंड्यूस फिब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन, फेनिटोइन की वजह से एक तरह का साइड इफेक्ट आप कह सकते हैं कि इससे फिब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन होता है, जिसकी वजह से जिंजीवल इसको गम्स की मसल्स जो होती है उनको कहते हैं, तो जिंजीवल ओवर ग्रोथ हो जाती है, एबनॉर्मल ओवर ग्रोथ और एनलार्जमेंट ऑफ
गम टिश्यू हो जाते हैं। किस ड्रग की वजह से? हमने देखा फेनिटोइन की वजह से। अब अगर हम बात करें कि ये फिब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन ये क्या चीज़ है? तो देखिए इसमें हमारी जो एक कनेक्टिव टिश्यू की जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल होती है जिसको हम फिब्रोब्लास्ट कहते हैं, तो उस वो क्या है, ये फिब्रोब्लास्ट जो है वो एक्सेसिव नंबर में ग्रो एंड डिवाइड हो रही है। एब्नॉर्मल कंडीशन इस की वजह से ये हो सकती है और इस केस में हमने देखा कि इस ड्रग की वजह से होती है, फेनिटोइन की वजह से हो रहा है ये, कि फिब्रोब्लास्ट जो है वो एक्स्ट्रा नंबर में डिवाइड हो रही है, एक्स्ट्रा नंबर में ग्रो हो रही है, जिसकी वजह से इस तरह की गम्स एनलार्जमेंट हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं बच्चों, विच ड्रग इज अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर? तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं, रेनिटेडिन, ओमेप्राजोल, सुक्राल्फेटन, मीसोप्रोस्टोल। आंसर है बच्चों इसको ऑप्शन बी। ओमेप्राजोल ऐसी ड्रग है जो कि एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, इनहिबिट करती है पोटेशियम, ये जो आप देख रहे हैं H पॉजिटिव, K पॉजिटिव एटीपीएस पंप को ये इनहिबिट करती है गैस्ट्रिक पैराइटल सेल में। तो यहाँ पर आप अपने जो फिगर देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हमारे स्टमक में एक पैराइटल सेल होती है, गैस्ट्रिक पैराइटल सेल होती है, जिसके थ्रू जो स्टमक का एसिड होता है वो रिलीज होता है। और ये एसिड क्यों रिलीज होता है? जो भी हमारा डाइजेशन का काम शुरू होता है ना, वो स्टमक से शुरू हो जाता है। इस एसिड में हमारा जो भी फूड हम खाते हैं वो जाके मिलता है और फिर फूड को डाइजेस्ट करने का, फूड को छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने का, इन सब का काम करता है ये एसिड। बट बहुत बार ऐसा होता है कि अब ये जो एसिड है ये एक्स्ट्रा अमाउंट में बन रहा है। ये जो गैस्ट्रिक पैराइटल सेल है, इनमें जो प्रोटॉन पंप्स हैं वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये चीजें ना हो, अगर ये एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रोड्यूस होता रहेगा तो ब्लिस्टर्स वगैरह आ जाते हैं, काफी सारे गैस्ट्रिक अल्सर जैसी कंडीशन फेस करनी पड़ती है पेशेंट्स को, पर्सन को। तो ये चीजें ना हो तो इस तरह के जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, ओमेप्राजोल जैसे, वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं पेशेंट को डॉक्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना, देखिए, विच ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग? कौन सी ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए? तो डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों। आंसर है इसका ऑप्शन सी। बोथ ए एंड बी आप देख रहे हैं, यानी प्रेलिडॉक्सिम एंड एट्रोपिन, इन दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग को रिवर्स करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए। अगर हम बात करें देखिए इनका कि ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होती किस वजह से, पहले वो देखते हैं। तो जो हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उनपे पेस्टिसाइड वगैरह छिड़के जाते हैं, तो या तो ऐसे वर्कर जो वहां पर काम कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, तो बाय एन एक्सीडेंट किसी वजह से उनके अंदर चला गया, उसकी थोड़ी सी ड्रॉपलेट्स उन्होंने इनहेल कर ली, या किसी भी वजह से एक्सीडेंटल एक्सपोजर हो गया उनको, तो इन केसेस में होती है, चांस होता है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो जाए। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग अकर व्हेन योर बॉडी रिएक्ट टू केमिकल कंपाउंड फाउंड इन सर्टेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसमें जो ड्रग्स मेन दी जाती हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में, वो है एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या करती है, ये जो मस्करेनिक इफेक्ट अभी हमने देखा था ना, मस्करेनिक रिसेप्टर पे बाइंड हो जाती है, एसिटाइलकोलिन को बाइंड नहीं होने देती है, तो जो मस्करेनिक इफेक्ट हो रहा था, एक्साइटेशन का जो इफेक्ट हो रहा था, उसको रिवर्स कर देती है एट्रोपिन। एंड ये जो आप देख रहे हैं प्रेलिडॉक्साइन, ये क्या करता है, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को रीजनरेट करता है। और एसिटाइलकोलिन एस्टरेज का क्या काम होता है, एसिटाइलकोलिन को ब्रेक करना। तो दोनों ही ड्रग आप देख रहे हैं कि इस क्या काम कर रही है, एसिटाइलकोलिन को उसके रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होने दे रही है एट्रोपिन, और एसिटाइलकोलिन को ब्रेक करने का काम कर रही है कौन सी ड्रग, प्रेलिडॉक्सिन, जिससे कि जो एक्साइटेशन एक्शन हो रहे हैं बॉडी में, जो एक्सेसिव सेक्रेशंस हो रहे हैं, वो रिड्यूस हो जाएं और तो इस कंडीशन में थोड़ी सी देर के लिए आराम मिल पाए पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, विच ड्रग इज अ सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर? तो जिसमें एग्जांपल आप देख रहे हैं अलग अलग, प्रोप्रेनोलॉल, एटिनोलॉल, कार्बेडिलोल एंड लेबिटोलॉल का। तो आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, एटिनोलॉल। अब देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चंस आपके आते हैं फार्माकोलॉजी की, अगर हम बात करें, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं हमेशा कहती हूँ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और क्लासिफिकेशन। अगर आपको ये दोनों चीजें, क्लासिफिकेशन हर क्लास ऑफ ड्रग की अगर आपको पता है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन इन्हीं तरह से देखिए, जैसे देखिए आप सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर पूछ रहे हैं, अगर आपको क्लासिफिकेशन पता होगी तो आप आराम से आंसर दे पाएंगे कि ये एटिनोलॉल है। इस तरह से बहुत सारी ड्रग जो यूटीआईज की जो ड्रग्स होती हैं, हाइपरटेंशन की जो ड्रग्स काम करती हैं, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, एंटी एंजाइनल एजेंट, तो ये सारी चीजें ना आपको कैटेगरी वाइज क्लासेस ड्रग्स की पता होनी चाहिए, तो आपको काफी ज्यादा आराम होगा अपने जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे।
तो सबसे पहले देखिए आंसर है इसका बीटा 1 ब्लॉकर का एटेनोलॉल। एटेनोलॉल की अगर हम बात करें ब्रांड्स की, तो अलग-अलग ब्रांड से ये मिलती है। कोई बहुत सारी जेनेरिक मेडिकेशंस भी बनाते हैं जो कि काफ़ी सस्ते दामों पे जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको मिल जाती है, ताकि किसी को भी कोई भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो। एटेनोलॉल जो है ये हाइपरटेंशन के लिए तो प्रिस्क्राइब की जाती ही है, साथ ही साथ जो एंजीना का पेन होता है यानी जो चेस्ट पेन होता है, उसके लिए भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को। और ये देखिए ये मेडिकेशन लोअर द रिस्क ऑफ डेथ आफ्टर एन हार्ट अटैक। तो काफ़ी सारे केसेस में काफ़ी सारे पर्सन को हार्ट अटैक की जो परेशानी होती है कि किसी भी वजह से अगर वो हार्ट अटैक हो रहा है किसी भी पर्सन को, तो उसकी वजह से उसकी डेथ ना हो, मतलब इस तरह इतना सीवियर ना हो हार्ट अटैक की पर्सन की जान ही चली जाए। तो इस तरह की कंडीशन अगर पेशेंट में दिखती है डॉक्टर को, तो भी वो इन तरह की जो ड्रग्स होती है एटेनोलॉल जैसी ड्रग्स वो प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे, देखिए विच ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटीकोएगुलेंट बाय इनहिबिटिंग विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज। तो ये एक तरह का एंजाइम है। तो कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि इस एंजाइम को इनहिबिट करती है, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, वारफेरिन। तो वारफेरिन देखिए एज एन एंटीकोएगुलेंट इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटीकोएगुलेंट मतलब कि ब्लड को क्लॉट ना ब्लड का फॉर्म हो, ब्लड जो है किसी भी ब्लड वेसल में अगर क्लॉट फॉर्म हो गया तो उसको डिसॉल्व करने के लिए, ब्लड आराम से ब्लड वेसल में फ्लो हो पाए, तो उसके लिए यूज की जाती है वारफेरिन, जो कि इनहिबिट करती है एंजाइम विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। इसी तरह से बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए फ्यूचर में भी लेके आते रहेंगे। और अगर किसी तरह का डाउट है आपको किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ही ओपन रहता है। कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और भी काफ़ी सारी जो थ्योरी से रिलेटेड वीडियोस, आपकी एमसीक्यू से रिलेटेड वीडियोस, ये सभी हम आपको अपने चैनल पे लेके आते रहेंगे आपके लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।